पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम राजस्थान के त्योहार को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि राजस्थान के त्योहार जो है विक्रमी संवत पर आधारित होते हैं। कौन से संवत पर? इसके अलावा हमारा जो है हिंदू कैलेंडर होता है। हिंदू कैलेंडर जो है वह हिंदू कैलेंडर हमारा विक्रमी संवती होता है, यानी कि विक्रमी संवत को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है शक संवत, और शक संवत जो होता है यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा संवत आएगा? तो शक संवत आएगा। अगर हम बात करें कि विक्रमी संवत जो है ये 57 BC में प्रारंभ हुआ था और शक संवत जो है 78 AD में प्रारंभ हुआ था। एक बार इसमें से प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पर जो विक्रमी और शक है दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, यानी कि दोनों में कितने साल का गैप है। तो यहाँ पर ये BC का मतलब क्या होता है कि जैसे 0 आया, 0 से -1, -2 और -3 वाली बात है, तो ये ऐसे माइनस में 57 है। कितना है ये? और ये प्लस में चल रहा है 78। तो अगर हम प्लस माइनस को देखें तो 57 साल पहले है और 78 साल बाद में है। तो 78 और 57 दोनों को जोड़ दें तो 135 साल का अंतर आता है। कितने साल का अंतर आता है? तो अंतर जो आता है वो कितने साल का आता है? 135 साल का आता है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न यहाँ से पूछा गया। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू कैलेंडर को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमी संवत के नाम से। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 1957 में अपनाया गया था। देखो 57 का आंकड़ा इस साइड भी है और इस साइड भी है। इधर 1957 है और इधर ओनली फॉर 57 है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी जो है 1957 में हमारे संविधान में जो अपनाया गया वो कौन सा संवत है? शक संवत है। और एक कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कनिष्क के द्वारा ये चालू किया गया था। कनिष्क जो है हमारे शक शासक थे, कुषाण शासक थे और इन्होंने शकों को पराजित किया था, इसीलिए शक संवत शुरू किया गया था। एक हमारे उज्जैन के शासक थे, नाम क्या था इनका? विक्रमादित्य। तो ये विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे और आप उज्जैन जाते हैं तो वहां पर जो है विक्रमादित्य का मंदिर भी है। नवग्रह के नाम से भी मंदिर है। अपने राजस्थान में भी एक नवग्रह मंदिर है जो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो है ये संवत वाला सिस्टम हमें ध्यान रखना है। अब विक्रमी संवत में भी 12 महीने होते हैं और शक संवत में भी कितने महीने होते हैं? 12 ही महीने होते हैं। हमें ध्यान ये रखना है विक्रमी संवत में जो पहला महीना होता है उसको हम चैत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और आखिरी जो महीना होता है उसको बोलते हैं हम फाल्गुन। क्या बोलते हैं भाई? फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। और इस हिसाब से कुल मिलाकर के कितने महीने होते हैं? 12। अगर हम पहले 3 महीनों की बात करें तो C, B और Z याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? एक मोटरसाइकिल भी आती है CBZ। यहाँ पर C का मतलब हो जाता है चैत्र, C का मतलब क्या हो जाता है? B का मतलब क्या हो जाता है? बैसाख। और Z का मतलब क्या लेंगे? ज्येष्ठ। यहाँ पर हमारे 3 महीने समाप्त हुए। अगले 3 महीनों को हम देखेंगे कि कौन कौन से आएंगे। आषाढ़, आषाढ़ के बाद में कौन सा आएगा? श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद आएगा। कभी कभी पेपरों में हम देखते हैं तो ऐसा भी प्रश्न मिल जाता है कि यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा महीना क्रमशः कौन सा है? तो हमें करना है आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। उसके बाद में हमारे महीने आते हैं। भाद्रपद के बाद में कौन सा आएगा? आश्विन आएगा। आश्विन के बाद में कार्तिक आएगा। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष आएगा।
और मार्गशीर्ष के बाद में जो है हमारा पौष आएगा, और पौष के बाद में माघ आएगा, और माघ के बाद में हमारा फाल्गुन आएगा। आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पर जो महीने हैं इन महीनों के क्रम को देखिए, यानी कि 4-4 के टुकड़े बना के दे देगा, उल्टा सुल्टा कर देगा और बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछ लेगा कि भैया महीनों की सीरीज कौन सी की सही है। ये वाला मैटर हमने नोट कर रखा है, इसके लिए हम आगे चलते हैं, फिर इसको बाद में देखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ऐसा एक प्रश्न बना के देखते हैं। प्रश्न ये है कि अगर हमसे पूछा कि निम्न महीनों के बारे में असुमेलित कथन का चयन करना है, कौन से कथन का? असुमेलित, यहाँ पर दे रखा है असुमेलित। चलिए मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं, आप इसका आंसर निकालना। यहाँ पर ए ऑप्शन में मैं दे रहा हूं, यहाँ पर जो है श्रावण और भाद्रपद। कौन सा दे रहा हूं? श्रावण और भाद्रपद। बी ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपको आश्विन और कार्तिक। कौन सा दे रहा हूं? आश्विन और कार्तिक। सी ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, इसमें चैत्र और बैसाख। कौन सा है? चैत्र और बैसाख। डी ऑप्शन आपके सामने है मार्गशीर्ष, और यहाँ पर जो है पौष, या फिर यहाँ पर लेते हैं माघ, ले लेते हैं। ये लो, अब आप बताओ कौन सा इनमें से असुमेलित है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। कैसे पता किया कि ये क्रमशः है? ये क्या है? क्रमशः है। और इसमें क्या टूट गया? क्रम टूट गया। अगर मैं यहाँ पर पौष भी लिख देता तो फिर भी ये यही अलग था। ये कैसे अलग था कि ये त्योहार वाले महीने हैं। कौन से महीने हैं? त्योहार वाले महीने हैं, सर्वाधिक त्योहारों से संबंधित महीने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों महीने त्योहार विहीन महीने हैं। ठीक है, हमने एक कहावत बोली थी, याद हो तो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या बोली थी? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहार की क्या थी? तो तीज त्योहार की बावड़ी थी, और गणगौर पे क्या हो रहा था भाई? त्योहारों का समापन हो रहा था। एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यही कहावत ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है। अगर हम देखते हैं तीज जो है, तो ये कौन सी तीज की बात हो रही है? छोटी तीज की, और ये भी तीज ही है, पर ये कौन सी तीज है? गणगौरी तीज है। कौन सी तीज है? गणगौरी तीज है। अगर हम बात करें छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या आएगा? जयपुर की। और गणगौरी तीज भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। यानी कि जयपुर का स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए त्योहार नगरी कौन सी हो जाएगी हमारी? तो त्योहार नगरी हमारी हो जाएगी, त्योहार नगरी कौन सी? जयपुर। राजस्थान की काशी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। राजस्थान की काशी और त्योहार नगरी किसे कहेंगे हम? जयपुर को कहेंगे। जबकि हम छोटी काशी किसको कहेंगे? छोटी काशी किसको कहेंगे? बूंदी को कहेंगे। देखो नाम छोटी काशी है पर काम बड़ा बड़ा है। तो बूंदी की जो तीज आएगी वो कौन सी तीज आएगी? बड़ी तीज आएगी। जबकि यहाँ पर जो है नाम कौन सी काशी है? छोटी काशी है। और यहाँ पर जो है बड़ी काशी नाम है, पर तीज कौन सी आ रही है? छोटी तीज आ रही है। यानी कि जयपुर में छोटी तीज आ रही है और बूंदी में कौन सी तीज आ रही है? बड़ी तीज आ रही है। बिल्कुल जनरल सा प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बड़ी तीज, कजली तीज, बादुली तीज, सातुड़ी तीज है ना, कौन सी जगह की फेमस है? तो वो कौन सी जगह आएगी? बूंदी आएगी। और अगर अपन से पूछ ले छोटी तीज कहाँ की फेमस है, तो जयपुर आएगा, है ना। ये प्रश्न केवल पैटर्न समझने के लिए था, यहाँ से ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगले बिंदु पे आते हैं हम कि जो मुख्य हमारा टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक चलेगा, इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर त्योहार जो है महीनों के अनुसार आते हैं। तो महीना जो होता है हिंदी में, उन महीनों में पक्ष होते हैं। पक्ष बताओ कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष का नाम क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है, और एक पक्ष का नाम क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष के कितने दिन होते हैं? 15, और कृष्ण पक्ष के भी कितने दिन होते हैं?
15। यहाँ पर पक्ष को क्या कहते हैं? पखवाड़ा। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। बिल्कुल जनरल सा प्रश्न पेपरों में पूछ लिया गया है काफी बार कि पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का समय क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, एकदम लाइट प्रश्न, और काफी बार बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे आते हैं। ये देखो, ये 1 महीने का घोड़ा है, इसमें कुल मिलाकर के कितने दिन है? 30 दिन है। इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, 15 दिन एक तरफ, 15 दिन एक तरफ। जो 15 दिन है उनको हम नाम देते हैं कृष्ण पक्ष। क्या नाम देते हैं? दूसरे 15 दिन को नाम क्या देते हैं? शुक्ल पक्ष। क्या नाम देते हैं भाई? शुक्ल पक्ष। जो पहले 15 दिन है उनमें दिन कैसे आएंगे? पंडित बोलता है जैसे आएंगे। पंडित कैसे बोलता है? एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, एकादशी भी बोल देता है 11 को, एकादशी, 12 को तो 12 ही बोलता है, आज 12 है। 13 त्रयोदशी भी बोल देते हैं, 14 चतुर्दशी भी बोलते हैं, पर 15 नहीं बोलते हैं। 15 की जगह पे बोलते हैं मावस। क्या बोलते हैं? मावस। नहीं तो फिर तुम कर दोगे 14 के बाद में क्या आएगी? 15, है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? मावस आ जाएगी। और मावस का जो टाइम आता है वो कितने दिन का होता है? 15वां दिन का होता है। यानी 15वें दिन में अब इस टाइम पीरियड में हमारे जो है चंद्रमा गायब रहता है, तो ये काला पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? काला। यानी कि इसमें प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है। प्रकाश नहीं दिखाई देता है तो अंधेरा रहता है, तो अंधेरा रहता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। अब आप ये पूरे कल्चर में ही ट्रिक फिट कर देना कि जितने भी देवताओं के कलर काले हैं वो कृष्ण पक्ष में ही आएंगे। काय में आएंगे? कृष्ण पक्ष में। और जिन भी देवताओं के कलर गोरे हैं वो शुक्ल पक्ष में आएंगे। अब तुम दिमाग मत लगाना कि देवताओं के कलर कहाँ देखेंगे, है ना, दिमाग से देखना। जैसे गाना सुना होगा आपने, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी है मैं क्यों हूं काला, है ना, सुना आपने। चलो हम देखते हैं, एक नाम क्या आया? राधा, और एक नाम क्या आया? कृष्ण। अब आपसे पूछा कि भाई राधा अष्टमी कब आती है? क्या पूछा? राधा अष्टमी कब आती है? और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है और राधा अष्टमी कब आती है? ये प्रश्न पूछा। तो भाई अभी राधा जी खुद ही कह रही थी कि मैं गोरी हूं, अभी कृष्ण खुद ही कह रहा था मैं काला हूं, ये बोल रहा था। तो ये लो, पहले हमें पता होना चाहिए महीना। तो हमें पता है दोनों का महीना तो एक ही है, भाद्रपद। इसका महीना भी वही है, भाद्रपद। ये तो हमारा कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहा ही नहीं कि राधा अष्टमी और जन्माष्टमी भाद्रपद में